रजत के पापा सरकारी नौकरी करते थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़ डीएच कर परिवार संग शहर में आकर बस गए थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में रजत को शिक्षा मिली थी। रजत के चाचा शंभू आज भी परिवार के साथ गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे वहां कुछ तनावपूर्ण माहौल प्रतीत हुआ। पूछने पर मां ने बताया, बेटा, हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा, क्योंकि रमा आजकल कुछ बीमार सी चल रही है। रजत के चाचा शंभू की लड़की का नाम रमा था। फिर रजत ने कहा कि फिर इसमें चिंता करने की कौन सी बात है मां, ठीक हो जाएगी वो। मायूसी भरे स्वर में उसकी मां बोली, बेटा, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो ना दवा से ठीक होती है और ना ही दुआ से। रजत को मां की यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी मां शांता फिर बोल उठी, अब तुझे कैसे समझाओ बेटा कि रमा पर किसी अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान की आत्मा है। ये सब बकवास की बातें हैं मां। ओह गॉड, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और एक हम है जो आज भी इन अंधविश्वासों में अटके हुए हैं। जिस पर बीतती है वही समझ सकता है बेटा। दुनिया में आज भी सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल थोड़े ना जाएगा। इस बात को मां से सुनने के बाद रजत झुंझला सा उठा। ओहो मां, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भी आपके साथ गांव चलूंगा। बोलिए कब चलना है? आज ही बेटा, बल्कि अभी ही चलना है। रजत और उसकी मां शांता देवी कार द्वारा गांव रवाना हो गए। रजत के पिताजी उनके साथ नहीं जा सके थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। करीब 2 घंटे का सफर तय करके वे गांव पहुंचे। रजत के चाचा चाची ने जब उनको अपने सामने देखा तो वे बहुत खुश हो गए। रजत ने भी उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रहते हुए भी संस्कार नहीं भूला। हमारा रजत, उसकी चाची मंगला के मुंह से खुशी भरा स्वर निकला। चाय पानी करने के बाद वे सभी आमने सामने बैठे थे और विषय थी रमा। उसका जिक्र आते ही उसकी चाची मंगला कुछ मायूसी से बोली, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था शांता बहन, मगर जाने किसकी नजर लग गई। हमारे घर को मेरी प्यारी बच्ची का जाने क्या होगा अब? शांता ने पूछा। मगर यह सब हुआ कैसे? और इस समय रमा कहां है? रमा अपनी सहेली पवित्रा के साथ उसके घर गई है, जहां उनकी और भी सहेलियां आई है। वह तो कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे जबरदस्ती पवित्रा के साथ भेज दिया ताकि उसका जी कुछ हल्का हो जाए। वरना तो जो कुछ उसके साथ घट रहा है उसके बाद तो कोई डर के मर भी सकता है या फिर पागल भी हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है रमा के साथ? मुझे बताओ चाची। इस बार पूछने वाला रजत था। यहां इतना कुछ हो गया और आपने कुछ बताया क्यों नहीं? इसका जवाब शंभू यानी रजत के चाचा जी ने दिया। हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा तुम लोगों को फालतू में क्यों परेशान करें। मगर किसे पता था कि सब कुछ इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। चाचा चाची की पहेली नुमा बातें सुनकर रजत की उत्सुकता और बढ़ गई थी। वह सब कुछ जानने को आतुर हो उठा था कि आखिर रमा के साथ ऐसा क्या हुआ या हो रहा है जिसने सबका चैन और सुकून छीन लिया है। तब उसकी चाची मंगला ने कहना शुरू किया, कॉलेज से लड़कियों का टूर घूमने जा रहा था जिसमें रमा की बहुत सी सहेलियां भी जा रही थी। उन सभी के साथ रमा को भी हमने घूमने भेज दिया था। शिमला में घूमकर सभी बहुत खुश थे, मगर वापस आते वक्त रास्ते में एक जगह किसी ढाबे पर उनकी बस रुकी थी। खाना खाने के बाद वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मस्जिद को देखने कुछ लड़कियां चली गई थी। रमा भी उनमें से एक थी। वहां पर एक समाधि सी बनी हुई थी जहां बैठकर रमा ने ढाबे से खरीदा एक लड्डू खा लिया था। उसके कुछ घंटों बाद ही उसकी आंखें जलने लगी थी। सिर भारी सा हो गया था। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फूड पॉइजनिंग आदि ही समझा, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। रात को रमा अपने कमरे में सो रही थी। रात को 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुल गई क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की हो। अभी वह इस बात का अंदाजा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ है या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसकी छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर किसी के चलने की आवाजें स्पष्ट महसूस हो रही थीं। रात के इस वक्त
छत पर कौन हो सकता है, यह बात उसके दिमाग में कौध रही थी। अब उसे थोड़ा डर सा भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में रमा के पापा और मैं सोए हुए थे। उसने सोचा, क्या वह हमें जगाए? यह सोचते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रमा का दिल जैसे हलक में आ अटका। उसके मुंह से चीख ही निकल गई। उसकी चीखें सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर हम वहां आए और उसे संभाला। इस घटना से वह बहुत ज्यादा डर गई थी। उस दिन के बाद ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ घटने लगी थीं। एक दिन तो मैंने भी ऐसा वाकया देखा कि खुद में ही भयभीत हो गई, क्योंकि जब मैं रमा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ भीतर देखा उसे देखकर मैं सहम गई, क्योंकि कमरे के अंदर रमा नमाज पढ़ रही थी। उसे ऐसा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और जब नमाज पूरी हुई तो वह बेहोश होकर गिर गई। अभी मंगला आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि उसी समय वहां एक सुंदर सी लड़की भागी हुई आई, जिसका नाम पवित्रा था। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी और घबराहट में उसके मुंह से निकला, आंटी वो रमा। उसके मुंह से रमा का नाम सुनकर सभी चौंक से गए। रजत और उसके घर वाले जल्दी से पवित्रा के घर पहुंचे। वहां पर बेहोश रमा को एक पलंग पर लिटाया गया था। डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया था। रमा के पापा शंभू ने जब पवित्रा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि रमा बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी। डॉक्टर भी जल्दी ही वहां पहुंच गया था। उसने चेकअप करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाई देकर वह चले गए। रजत ने पवित्रा से कहा, आप रमा की अच्छी दोस्त है, क्या आप बता सकती है कि आजकल उसके साथ यह सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है, या फिर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है? पवित्रा ने उसे एक तरफ चलने को कहा। रजत उसके साथ घर की छत पर चला गया। पवित्रा ने रजत से कहा, मैं और रमा एक मनोचिकित्सक से भी मिल चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल साइंस के मुताबिक उसे मानसिक कारणों से यह सब हो रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है पवित्रा जी? यह सब क्या है? पवित्रा ने कहा, जहां तक मैं जानती हूं रमा को जो कुछ हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज नहीं हो सकता। यह कोई दुष्ट आत्मा है जो उसके पीछे पड़ी हुई है, और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। पवित्रा की बातों से रजत भी सहमत नजर आ रहा था। हालांकि वह इन सब में आज से पहले विश्वास नहीं रखता था, मगर अब उसे भी लगने लगा था कि रमा के साथ घटने वाली घटनाएं साधारण नहीं थीं। रजत ने पवित्रा का धन्यवाद किया। इस पर उसने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रजत। रमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी हूं। रजत उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पवित्रा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पवित्रा ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। कुछ समय बाद रमा को होश आ गया था। उसे लेकर सभी वापस घर आ गए थे। कुछ समय बाद रजत ने अपने एक दोस्त रमन को फोन किया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि रमन भूत प्रेतों पर विश्वास करता था, और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी जैसा आज रमा के साथ हो रहा है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। रमन ने शाम तक उसका पता और फोन नंबर देने का वादा किया। जब रमा कुछ सामान्य सी हुई तब रजत ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था रमा? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रमा ने बताया, जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम से डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि कोई है जो मेरा पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर रजत ने कहा, तुम चिंता मत करो रमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10 बज रहे थे, मगर रजत को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी।
उसके दोस्त रमन ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही रमा को वहां ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तभी उसे आभास हुआ कि उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और रमा के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। वह जल्दी से उठा और रमा के कमरे की ओर चल दिया। रमा के कमरे के दरवाजे से उसने जब अंदर झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर खिंचते चले गए। रमा बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। रजत उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रमा के हाथ में कागज और पेन थे। वह कागज पर कुछ लिख रही थी। जब लिखे हुए पर रजत की नजर पड़ी तो वह चौंक गया, क्योंकि वह उर्दू भाषा में कागज पर कुछ लिख रही थी। रजत जानता था कि रमा को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। फिर यह सब कैसे संभव हो सकता है कि वह उर्दू भाषा लिख डाले। रजत अब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रमा के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थीं। वह अपने काम में इतनी मगन थी कि उसने रजत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब देखकर रजत ने उसे पुकारा, इतनी रात को क्या लिख रही हो रमा? मगर अब भी उसने रजत की ओर देखा तक नहीं। अब रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से रजत की ओर नजर उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि वह कुछ डर सा उठा। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे रमा उसे पहचानती ही ना हो। मैं रमा नहीं हूं बच्चे। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, बल्कि उसकी मौत हूं। मैं इसको अपने साथ ले जाकर रहूंगा। उसके मुंह से यह सुनकर रजत डर गया। होश में आओ रमा, यह तुम क्या कह रही हो? वह फिर से गुर्राई, मेरे और इस लड़की के बीच ना ही आओ तो ठीक रहेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब रजत वहां से बाहर निकला और जाकर चाचा चाची को जगाया। वे दोनों रजत के पीछे पीछे रमा के कमरे की तरफ चल दिए। मगर जब सभी वहां पर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे तीनों रमा को खोजने लगे। बाहर लान में खड़े रजत को एक परछाई सी नजर आई। जब उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह सहम सा गया, क्योंकि रमा छत के किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रुक जाओ रमा, रजत चिल्लाया, मगर उसके चिखने पर रमा ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब रजत जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने रमा को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे शंभू और मंगला भी वहां पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी था जो उसकी जान लेना चाहता था। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया, मगर रास्ते में ही वह फिर से बेहोश हो गई थी। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। रजत यह सोच सोचकर सिहर उठता था कि अगर उसकी नजर छत पर खड़ी रमा पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर बेहोश रमा पर गई और वह चौंक पड़ा, क्योंकि रमा का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद रमन अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर रजत के चाचा के घर आ पहुंचा था। वह काले रंग के कपड़े पहने हुए था। उम्र 45 के आसपास रही होगी। लंबी दाढ़ी मूंछों में सफेदी छलक रही थी। उसने माथे पर बड़ा तिलक लगा रखा था। रमा को अब तक होश नहीं आया था। तांत्रिक ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, कुछ बुदबुदाते हुए जगह जगह अभिमंत्रित जल छिड़का। उसके बाद बेहोश रमा के दाएं हाथ की अनामिका उंगली को पकड़कर दबाया और आश्चर्यजनक रूप से रमा ने एकदम से आंखें खोल दी। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी वह अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रमा एकदम से उठकर बैठ गई और तांत्रिक की ओर कहर भरी नजरों से देखने लगी। यह सब देखकर उसकी मां मंगला और रजत की मां शांता डर रहे थे। रजत और रमन भी धड़कते दिलों से तांत्रिक की कार्यवाही को देख रहे थे। सभी के मन में यही सवाल था कि क्या रमा ठीक हो पाएगी? कौन है तू? चल नाम बता अपना। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज कर पूछा। जवाब देने के बजाय रमा के मुंह से मर्दाना आवाज में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक ओर खड़ी हुई उसकी सहेली पवित्रा भी दहल उठी।
तांत्रिक ने फिर से उसकी अनामिका उंगली को पकड़कर जोर से खींच दिया। रमा के मुंह से चीख निकल गई। अब भी वही भारी आवाज थी, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तांत्रिक ने फिर से उससे सवाल किया। चिल्लाते हुए रमा ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहां से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तभी तांत्रिक भी बोला, अपने हौसलों को इतना मत बढ़ाए दुष्टात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे नरक की आग में ही न झोंक दूं। यह कहते हुए उसने एक लकड़ी सुलगाकर उसका धुआं फूंक मारकर रमा की ओर कर दिया। वह धुआं रमा के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और वह इधर उधर अपने सिर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे, जिससे वह बड़ी भयानक लग रही थी। एकाएक वह रोने लगी। अब की बार उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वह रमा की ही थी। रोते हुए उसने कहा, मुझे बचा लो पापा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह धुआं करना भी बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली सी चमकी, रमा के दाएं पैर की जोरदार लात तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चिखता हुआ दूर जा गिरा। रमा के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर पवित्रा डर कर वहां से भाग गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कराहते हुए उठा और साफ कह दिया, इस दुष्टात्मा से पार पाना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण रूह नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह रमा पर पूरी तरह हावी हो जाएगा और रमा का कमजोर शरीर यह सब सहन नहीं कर पाएगा। अब वह तांत्रिक वहां एक पल भी नहीं रुका, मगर जाते जाते वह एक ऐसी भभूत दे गया जिससे बेकाबू हुई रमा को बेहोश किया जा सके। भभूत द्वारा उसे बेहोश कर दिया गया और एक बार सभी लोग फिर से चिंतित हो उठे थे। उनके द्वारा किया गया हर उपाय खराब होता जा रहा था। क्या रमा कभी ठीक भी हो पाएगी? यह सवाल सभी को बेचैन कर रहा था। रजत घर की छत पर कुर्सी डालकर बैठा था। उसका मन बहुत बेचैन था। रमा पर कब्जा जमाए उस आत्मा का कोई तो इलाज होगा। इसी बेचैनी में वह खोया हुआ था। तभी उसके कानों में पवित्रा की आवाज पड़ी, क्या मैं यहां आ सकती हूं रजत? ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पवित्रा खड़ी है। हां क्यों नहीं, आओ पवित्रा, रजत के मुंह से निकला। वह भी एक दूसरी कुर्सी पर रजत के पास ही बैठ गई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं जो मैंने सबसे छिपाया है। पवित्रा की इस बात से रजत चौंक सा गया। ऐसा क्या बताना चाहती है पवित्रा? आखिर क्या छिपाया है उसने? ऐसे कई सवाल रजत के अंदर घूमने लगे थे। पवित्रा ने कहना शुरू किया, जब उस मस्जिद के पास हम सब बैठकर लड्डू खाना चाहते थे तो एक मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए आदमी ने अचानक से वहां आकर हमसे कहा, यहां बैठकर कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे यहां रहने वाली आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाए। यह बताते हुए उसकी आंखें जैसे शून्य पर टिकी हुई थीं। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगी। लड़कियों का यह व्यवहार देखकर वह आदमी गुस्से में भरकर बोला, मूर्ख लड़कियों, भाग जाओ यहां से, वरना बहुत पछताओगी। उसके बाद किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वहां बैठकर कुछ खा सके, मगर रमा ने कहा कि वह इन सब बकवास बातों पर यकीन नहीं करती। यह कहकर उसने वहां बैठकर लड्डू खा लिए। कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं मीठा खाए हुए आदमी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। उस दिन से ही रमा की जिंदगी नरक बन गई है। काश रमा उस आदमी की बातें मान लेती तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। यह सब बताते हुए पवित्रा बहुत उदास नजर आने लगी थी। उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे रजत ने उसे कहा, जिसके पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हो उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? पवित्रा ने कहा, रमा हरदम तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। उसकी नजर में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मुझे भी खुशी होगी आप जैसा दोस्त पाकर। दोनों ने आपस में हाथ मिलाए। अब पवित्रा ने रजत से विदा ली। जाते वक्त जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रजत को भी अपनी ओर देखते हुए पाया। यह देखकर वह थोड़ा मुस्कुराई और वहां से चली गई। रात का गहरा अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। रमा को अब भी होश नहीं आया था।
शंभू, मंगला और शांता अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। रजत रमा के पास ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। लगभग 10 बजे तक वह जागता रहा, मगर उसके बाद उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी। वह कुर्सी पर लेटे हुए ही सो गया। उसके सोने के कुछ देर बाद ही रमा ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह बिस्तर से उतरकर अंगड़ाई लेने लगी। एक नजर उसने सोए हुए रजत पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। इसके 10 या 15 मिनट बाद ही पूरे मकान में एक चीख गूंजती चली गई। चीख इतनी तेज थी कि रजत भी एकदम से जाग गया। जागते ही सबसे पहले उसकी नजर रमा के बिस्तर की ओर गई, जहां रमा नहीं थी। हड़बड़ाकर वह कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने चाचा शंभू पर पड़ी। अब दोनों मिलकर रमा को खोजने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। खोजते हुए जब रजत किचन में पहुंचा तो हैरान रह गया। सामने फर्श पर रमा पड़ी हुई थी। उसकी कटी हुई कलाई से खून बहकर फर्श को लाल कर रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर चाकू पड़ा हुआ था। दोनों ने भागकर उसे संभाला और डॉक्टर को जल्दी से फोन मिलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रमा के हाथ पर पट्टी भी बांध दी। रमा फिर से बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। पड़ोस का एक आदमी राका भी वहां उपस्थित था। उसने रजत को बताया कि एक मौलवी है जो रमा को इस आफत से बाहर निकालकर ठीक कर सकता है। यह कहकर उसने उसका फोन नंबर रजत को दे दिया। वह कोई जमाल खान नामक मुस्लिम था जो नगीना नामक स्थान पर रहता था। रजत ने फोन पर उसे सारी बातें बताई। जमाल खान ने कहा कि पीड़ित को बंद गाड़ी में मेरे पास लाया जाए और ध्यान रहे कि जब वह मेरे गांव की सीमा में प्रवेश करेगी तो आक्रामक भी हो सकती है, क्योंकि मैंने गांव की सीमा को मंत्रों द्वारा बांध रखा है, जिसके कारण जब कोई दुष्ट आत्मा वहां से गुजरती है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। मगर जब तक तुम मेरे पास ना पहुंचो, तुम्हें उसे गाड़ी से नीचे नहीं उतरने देना है। रजत और उसके परिजनों को फिर से एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। अगले दिन ही रजत ने अपने चाचा शंभू, अपने दोस्त रमन और अपनी मां शांता देवी को साथ लेकर कार द्वारा जमाल खान के पास जाने की तैयारी कर ली थी। भभूत द्वारा रमा को फिर से बेहोश कर दिया गया था। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद रजत की नजर उस बोर्ड पर गई जिस पर नगीना 3 किलोमीटर लिखा हुआ था। अभी गाड़ी नगीना की सीमा में प्रवेश कर ही रही थी कि रमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजरों को घुमाकर देखने लगी। फिर एकदम से उसके मुंह से गुर्राहट निकली, गाड़ी को यही रोक दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। गाड़ी को ड्राइव कर रहे रजत का मन किसी बुरी आशंका से धाड़ धाड़ कर बज उठा। गाड़ी में सवार अन्य लोग भी घबरा गए थे। रजत चिल्लाया, इसे कसकर पकड़ लो सभी लोग, हम बस कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मंजिल मौत होगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो। बिखरे बालों और अंगारों सी जलती आंखों वाली रमा एकाएक ड्राइव कर रहे रजत पर पीछे से झपटी। उसके एकाएक से हमलावर होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने पीछे से रजत की गर्दन पर अपने नाखूनों से वार किया। उसके इस हमले से रजत दर्द से कराह उठा और एक पल के लिए गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया। फलस्वरूप गाड़ी सड़क पर इधर उधर लहराने लगी, मगर जल्दी ही रजत ने उसे कंट्रोल कर लिया, नहीं तो गाड़ी कहीं टकराकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती थी। शंभू और शांता ने उसे पकड़कर रजत से अलग किया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मरोगे सब के सब। फिर से मर्दाना आवाज रमा के मुंह से निकल रही थी, गाड़ी रोककर मुझे नीचे उतार दो, वरना सब के सब भुगतोगे। यह कहकर उसने शांता देवी की गर्दन पकड़ ली। रमन और शंभू रमा को पकड़कर शांता से अलग करने की कोशिश करने लगे, मगर उसके जिस्म पर पता नहीं कैसी शैतानी ताकत सवार थी, जिसके कारण उसकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। छीना झपटी वाला माहौल बन गया था। किसी तरह शांता को उससे अलग किया गया। तब पलटकर उसने रमन के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से चिल्लाया। रमन तभी इस बीच गाड़ी नगीना पहुंच गई थी। रजत ने एक मदरसे के सामने गाड़ी रोकी और जल्दी से जमाल खान का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद ही वह गाड़ी के पास पहुंच गया था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला
और मंत्र पढ़ते हुए एक काला टिका रमा के माथे पर लगा दिया। ऐसा करते ही रमा कुछ शिथिल सी पड़ गई। अब उसे पकड़कर नीचे उतारा। थोड़ी देर बाद मदरसे के सामने ही सफेद पदार्थ से एक गोला घेरा खींचकर उसमें रमा को बिठाया गया। उसके ठीक सामने जमाल खान बैठा हुआ था। उसने चिमटे जैसी एक लकड़ी से रमा की अनामिका उंगली को दबाया। ऐसा करते ही रमा के मुंह से डरावनी चीखें निकलने लगी। कभी गुर्राहट और कभी रुदन की आवाजें वहां गूंज रही थीं। उसके बाद जमाल खान ने एक सफेद धागा लिया और उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर जोर देने लगा। साथ साथ कुछ बुदबुदा भी रहा था। बुदबुदाते हुए उसने उस धागे को हल्का सा रमा के गले में बांध दिया और कड़क आवाज में सवाल किया, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? रमा ने जलती आंखों से उसे देखा और दहाड़ी, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं मौलवी, जो तू मुझे अपना आदेश सुना रहा है। नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को, तुझे जो करना है कर ले। अच्छा तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने रमा के गले में बंधे हुए धागे को कसना शुरू कर दिया। इसी के साथ रमा पर सवार शैतान दर्द से बिलबिला सा उठा। उसके बाद मौलवी ने फिर से लकड़ी द्वारा उसकी अनामिका उंगली को जोर से खींचा। दर्द से बिलबिलाते हुए चीखा, शैतान बंद करो ये सब, मैं सब कुछ बताता हूं। ठीक है तो फिर हो जा शुरू, मौलवी ने उसे कुछ ढिल देते हुए कहा। रमा के शरीर पर हावी उस रूह ने अपनी भारी आवाज में बताना शुरू किया, मेरा नाम मोहसिन है, मुझे तलवार से काटकर मार डाला गया था। तब से मैं उस मस्जिद के पास स्थित उस समाधि पर ही रहता हूं। तुझे किसने और क्यों मारा? मौलवी ने पूछा। लाल आंखों से मौलवी को घूरते हुए वह चिल्लाया, मैंने उसी जगह पर अताउल्लाह की बेटी फरजाना का बलात्कार किया था। फरजाना के बाप और भाइयों ने मुझे तलवार से काटकर मार डाला था। जीते जी भी तुमने बेइंतहा बुरे कर्म किए हैं और अब मरने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। तुझे उस परवरदिगार के न्याय का भी खौफ नहीं, जो तुझे नरक की आग में झोंक देगा। इस लड़की के जिस्म पर कब्जा क्यों किया तूने? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? यह मुझे फरजाना जैसी खूबसूरत लगी थी, इसलिए इस पर मेरा दिल आ गया था। मैंने इसे कभी छत से गिराकर तो कभी चाकू से हाथ कटवाकर मारने की भी कोशिशें की, मगर इसके भाई ने बार बार बीच में आकर इसको बचा लिया। लेकिन कब तक बचेगी यह मुझसे? इसे तो अब मरना ही होगा। अपने होश की दवा कर ए जालिम मौलवी दहाड़ा, तेरे जैसी पता नहीं कितनी नापाक रूहें मेरे सामने रहम की भीख मांगती नजर आती है। अब तेरा भी जाने का समय आ गया है। यह कहकर मौलवी ने लोबान जलाकर धुआं कर दिया और मंत्र पढ़ते हुए रमा के माथे के बीचों बीच अपने दाएं हाथ का अंगूठा रख दिया। जैसे ही लोबान का धुआं रमा की नाक में गया, वह फिर से चीखने चिल्लाने लगी, बालों को इधर उधर झटकने लगी। एक अजीब सी बेचैनी से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आखिरी बार उसके मुंह से चीखें निकली और वह उसी घेरे में गिर गई। मौलवी ने अपने हाथ में एक किताब ली और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। रमा का जिस्म कांप सा रहा था और फिर एक तेज झटका खाकर वह शांत सी हो गई। यह सब देखकर शंभू ने घबराकर मौलवी से कहा, यह क्या हो रहा है रमा को? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मौलवी ने कहा, इसे सता रही शैतानी रूह का कब्जा अब इसके शरीर पर नहीं हो रहा है। अब यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद यह उठ जाएगी। मौलवी की इस बात से सभी के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। शंभू ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस मौलवी का भी बड़ा एहसानमंद हुआ। अगले दिन सभी घर पर इकट्ठे बैठे ठहाके लगा रहे थे। रजत की नजर पवित्रा को खोज रही थी। वह शहर जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता था, इसलिए बेचैनी से वह बाहर टहलने लगा। तभी उसे सामने से पवित्रा आती दिखाई दी। उसे देखकर रजत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पवित्रा ने भी बदले में मुस्कुराकर उसे देखा। क्या तुम आज ही शहर जा रहे हो? उसने पास आकर पूछा। हां, आज ही हम वापस जा रहे हैं, मगर लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो। रजत के दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी। जानकर भी अनजान बनते हुए पवित्रा ने पूछा, हमें भी तो कुछ खबर हो। ऐसा क्या है जो तुम्हारे दिल में बस गया है? बताने से भी क्या सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? रजत ने पूछा। मुस्कुराते हुए पवित्रा ने कहा, बिना कहे भी तो हाल ए दिल का पता नहीं चलता।
कहने से डरता हूं कि कहीं वह बुरा ना मान जाए और मेरे नाजुक सपने टूटकर बिखर ना जाए। ये भी तो हो सकता है कि खुलकर कहने से सपनों को नई उड़ान मिल ही जाए। तो फिर सुनो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और अपना हमसफर बनाना चाहता हूं। रजत की इस बात से पवित्रा शर्मा कर अंदर चली गई, मगर जाते वक्त उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह भी रजत को बहुत चाहती है। अब रजत ने हवा में छलांग लगाई और उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। उसके बाद रजत और शांता वापस शहर की तरफ चल दिए, मगर वहां से जाते हुए रजत को पवित्रा के रूप में उसका प्यार मिल चुका था।